लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लेबोजियर ने दिया था, और लेबोजियर ने 1789 में दिया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि मैटर बनाया नहीं जा सकता। मैटर मतलब 8 से 9 नहीं हो सकता। मैटर जो है 8 से 9 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है मैटर जो है 17, 8 से 9 नहीं हो सकता मैटर। तो एंटोनी लेबोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1789 में दिया था। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट। और इन्होंने ये कहा था कि किसी भी गिवन एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका हमेशा, चाहे कितना भी सैंपल ले लो, उनका बाई वेट जो मास होगा हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे मैंने कहा H2O का जो प्रोपोर्शन रहेगा पॉन्ड के वाटर में वेट का, वही एलिमेंट्स का किसी और पानी में रहेगा। ये उन्हें बोला था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट। और इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल्स पे वर्क किया था। डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ प्राउस्ट ने दिया है। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं। और irrespective of the source a given compound always contains same elements combined together in same proportion by mass। तो जैसे मान लो H2O है, H2O में मान लो वाटर का वेट 35 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो वेट है वो 70 ग्राम है। तो हर तरह के पानी में 35 और 70 ग्राम ही एक मॉलिक्यूल में वेट रहेगा। ये कहता है डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस डाल्टन ने दिया था 1803 में। डाल्टन ने 1803 में दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शंस। 1789 में लेबोजियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और वो 2 एलिमेंट्स, जैसे मान लो वाटर एंड ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, मोर देन 1 कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे तो इनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, स्मॉल रेशियो होगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ ऑक्सीजन 16 ग्राम लेके रखा था, यहाँ 32 ग्राम लेके रखा था। तो वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो रेशियो है वो 1:2 का है। जैसे वाटर का देखें तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 ग्राम था, हाइड्रोजन परऑक्साइड देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ग्राम था। तो ये 1:1। मतलब अगर कोई 2 एलिमेंट्स हैं और वो 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उनका जो मास का रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। इसको सिंपल स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर्स, और इनका फिक्स्ड मास होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये डाल्टन ने दिया था 1803 में। अब 1803 से ऐसे याद रखो 03 का मतलब 3 से याद आता है। 3 से क्या आता है? 3 सम याद आता है। और 3 सम में क्या होता है कि एक सिंगल व्यक्ति के 2 पार्टनर्स होते हैं।
मतलब मल्टीपल पार्टनर्स। तो मल्टीपल पार्टनर्स को, मल्टीपल प्रोपोर्शंस को मल्टीपल पार्टनर्स से याद रखेंगे। और मल्टीपल पार्टनर्स किस में होते हैं? थ्री सम में। तो 1803 याद रखेंगे हम। अगला है गे-लुसैक का लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है ये गे-लुसैक ने दिया था 1808 में। 1808 में। और ये कहता है कि जब गैसेस कॉम्बाइन होती हैं तब, इनका लॉ कहता है कि जब गैसेस कॉम्बाइन होती हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं तो वो कंबाइन या प्रोड्यूस होती हैं सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम प्रोवाइडेड दे आर इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है तब 100 ml ऑफ वाटर बनता है। इनका रेशियो देखें तो रेशियो 2:1 है। तो यही है सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। अब जो ये गे-लुसैक का जो लॉ था गैसियस वॉल्यूम का, ये किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आया। मतलब 1808 में इनने किया था। मतलब आदमी को इनने 8 के फॉर्म में ऐसे गोल गोल चक्कर लगवा दिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया ये गे-लुसैक का लॉ। तो गे लोग तो वैसे भी किसी को समझ में नहीं आते हैं। तो जो गे लोग होते हैं वो ऐसे किसी भी आदमी को देखा और उसके आसपास ऐसे 8 चक्कर लगाने लगे। तो मतलब 1808 में ये गे-लुसैक ने ये अपना लॉ दिया था। अब क्योंकि ये समझा नहीं पाए थे ढंग से, तो इनके जो वर्क को ढंग से समझाया है एवोगाद्रो ने। एवोगाद्रो ने अपना लॉ ले आए थे 1811 में। 1811 में एवोगाद्रो अपना लॉ ले आए थे। अब गे-लुसैक ने भी वॉल्यूम की बात करी थी, एवोगाद्रो लॉ भी वॉल्यूम की बात करता है। 1811 में दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठहर जाओ, एक एक करके मॉलिक्यूल्स गिनो। एवोगाद्रो ने क्या कहा कि भाई ठहर जाओ, थोड़ा एक एक करके हमको समझने दो। तो उन्होंने, एवोगाद्रो ने एक एक करके मॉलिक्यूल्स गिने। और एक एक करके जब मॉलिक्यूल्स गिने तो 1811 में जो एक एक आता है, तो उन्होंने एक एक करके मॉलिक्यूल्स गिने। और एक एक करके जब मॉलिक्यूल्स गिने तो उन्होंने बताया कि अगर हम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें, अगर हम गैसेस का क्या लें, इक्वल वॉल्यूम लें सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम लें तो दैट शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही उनने बोला। क्या क्या एक एक करके मॉलिक्यूल्स गिने थे ना, तो उनको पता चला कि अगर इक्वल वॉल्यूम गैस का लें तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो 1811 में एवोगाद्रो ने अपना लॉ दिया था एक एक करके। तो एवोगाद्रो ने 1911 में बताया कि एटम्स पॉलीएटॉमिक और डायएटॉमिक हो सकते हैं। मतलब H2 और O2 पॉलीएटॉमिक डायएटॉमिक हो सकते हैं। बट इनके बाद डाल्टन जैसे लोग थे वो ये मानते थे उस समय कि जो एटम्स हैं वो सिमिलर टाइप के एटम्स से कॉम्बाइन होके मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। समझ रहे हो? H2 पॉसिबल नहीं है। एवोगाद्रो की जो हाइपोथेसिस थी, ये जो प्रपोज़ल था, वो करेक्ट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। उनका जो प्रपोज़ल फ्रेंच की जर्नल डी फिज़िक्स में पब्लिश हुआ था, लेकिन 50 साल बाद, 1811 के 50 साल बाद 1860 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी केमिस्ट्री में,
कार्लसरूहे जर्मनी में। और इस कॉन्फ्रेंस में कैनिंजारो ने जो एवोगाद्रो के वर्क है उसकी फ़िलॉसफी प्रेजेंट करी थी और दुनिया के सामने उनका वर्क रखा था कैनिंजारो ने। ठीक है, इससे पहले 1911 से पहले जब गे लुसेक ने अपना लॉ ऑफ फिक्स वॉल्यूम्स दिया, गे लुसेक ने अपना लॉ ऑफ वॉल्यूम्स दिया, उसी साल 1808 में डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रखी थी। 1808 में डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रखी थी। देखो, ओरिजिनली जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना है। ये डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसोफर ने सबसे पहले बताया था, लेकिन कुछ लॉज डाल्टन ने दिए 1808 में, वो हम देख। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में बोला कि एटम्स जो होते हैं वो मैटर के इंडिविजुअल पार्ट होते हैं, इससे फर्दर कोई डिवीज़न नहीं हो सकता। सारे एटम्स जो होते हैं एक गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं प्रॉपर्टीज़ में, आइडेंटिकल मास होता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मास में डिफ़र करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी डिफ़र करते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स फिक्स्ड रेशियो में मिलें तो कंपाउंड्स बनते हैं। इन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स फिक्स्ड रेशियो में मिलें तो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एक केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये तो डाल्टन थ्योरी ने बता दिया। लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स जो कि दिया था गे लुसेक ने, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डाल्टन्स का एटॉमिक लॉ। सेम ये 1908 में, ये भी 1808 में ये भी आया था गे लुसेक का गैसियस वॉल्यूम का लॉ। और जो कि एवोगाद्रो कहते थे कि डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक H2 और O2 ये सिमिलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस चीज़ को डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसको जिसने एवोगाद्रो ने अपने लॉ में ये कहा था। एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फ़िलहाल तो मॉडर्न टेक्निक्स हैं मास, एटॉमिक मास डिटरमाइन करने की, जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक। और ये एक्यूरेटली मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बता सकती है। लेकिन 19th सेंचुरी में रिलेटिव किसी एक एलिमेंट का मास पता कर लिया, उसके रिलेटिव में एक्सपेरिमेंटल मीन्स से वो बता सकते थे कि किसका कितना मास है। उस टाइम पे हाइड्रोजन जो कि सबसे लाइटेस्ट एटम था उसको आर्बिट्रेरली 1 मास दे दिया और उसके कंपैरिजन में बाकी सबको मासेस दिए जाने लगे। लेकिन प्रेजेंट सिस्टम में जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 को अपना स्टैंडर्ड लेता है और 1961 में इसको एग्री किया गया था। कार्बन 12 जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का, और इसको 12C के टाइम्स डिनोट करते हैं। दिस इज असाइंड अ मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 को एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट मास असाइन किया गया है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट is equal to mass of exactly the 12th part of mass of carbon 12 atom।
दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। एट प्रेजेंट AMU को U से डिफाइन रिप्लेस कर दिया गया है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14, जिसमें सबसे ज़्यादा रिलेटिव एबंडेंस 98.8% रिलेटिव एबंडेंस नेचर में C12 आइसोटोप की है। उसके बाद सबसे कम है C14 की, जो कि 0.002 करके है, 0.02 इतने परसेंट है, और 1.1% है C13 की, और इनके मास है 12, 13, 14। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मोल जो है, मोल इज़ द SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती हैं, और इसको एवोगाद्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। एवोगाद्रोस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको याद रख लेंगे। जब एक मोल सब्सटेंस को ग्राम्स में नापा जाए तो उसको मोलर मास बोलते हैं। किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रीजेंट वो चीज़ होती है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, मान लो कोई भी रिएक्शन, मान लो तुम H2SO4 प्लस Ca ऐसा मान लिए, तो इज़ इक्वल टू CaSO4 प्लस H2। इसमें ये दो चीज़ें हैं। अब मान लो इसको दोनों को इसको इस रिएक्शन में कंज्यूम होने के लिए 2 ग्राम चाहिए, और इसको चाहिए, इसको भी 2 ग्राम चाहिए। लेकिन ये वाला जो H2SO4 है, ये मान लो 5 ग्राम प्रेजेंट है और ये 2 ग्राम प्रेजेंट है। तो अगर ये मान लो 4 ग्राम प्रेजेंट है, अगर ये भी 4 ग्राम होता है यहाँ पे, तो ये जब तक 4 ग्राम H2SO4 कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन चलती। लेकिन क्योंकि जो Ca है वो 2 ग्राम ही है, तो 2 ग्राम Ca कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और ये 2 ग्राम जो H2SO4 है ये बच जाएगा 4 ग्राम में से। तो जो ये जल्दी कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट है, जल्दी कंज्यूम होने वाला जो प्रोडक्ट है उसको लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। द प्रोडक्ट which gets consumed earlier, which gets consumed first, limits the amount of product formed, it is called limiting reagent। अब जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट इज मास ऑफ सॉल्यूट, इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर मान लो सब्सटेंस A है जो कि एक सब्सटेंस B में डिज़ोल्व होता है, और इन दोनों के Na और Nb मोल्स हैं, ठीक है, तो A का जो मोल फ्रैक्शन वो क्या होगा? A का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, ये होगा इसका मोल फ्रैक्शन। अब जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन होती है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं मोलारिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी। जैसे मान लो 0.2 मोल्स लिया मैंने NaOH का और 2 लीटर सॉल्यूशन लिया, तो 0.2 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा? 1/10,
मतलब 0.1 इसकी मोलारिटी हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 liter of the solution is called its molarity। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोलारिटी का। अब जो मोलारिटी होती है रिटी, वो वॉल्यूम पे डिफाइन होती है, और जो मोलालिटी होती है लिटी वो मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिफाइन होती है। ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिफाइन हो रही थी, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिफाइन होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब याद कैसे रखेंगे, अंतर कैसे पता करेंगे? ऐसे याद रखो, मोलालिटी में लिटी आता है, लिटी मतलब लिट्टी, और लिट्टी एक सॉलिड चीज़ होती है। अब क्या लिट्टी का वॉल्यूम होगा? लिट्टी का वॉल्यूम नहीं होगा, लिट्टी का तो मास होगा केजी में। तो ऐसे याद रखना, लिट्टी का मास होगा केजी में, तो जो लिट्टी होती है उसके नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आता है। और मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आता है, और अपॉन वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मैच करने को बोला है, तो माइक्रो को किससे मैच करेंगे? 10⁻⁻6 से। ठीक है, मेगा को किससे करेंगे? 10⁻6 से। ठीक है, और फेम्टो को किससे करेंगे? 10⁻⁻15 से। ठीक है, एफ से 15, एफ से फेम्टो। ठीक है, गीगा को किससे करेंगे? गीगा को 10⁹ से करेंगे गीगा को। ये क्या होता है ना, ये मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, ऐसे करके होता है ना। डेका को किससे करेंगे? 10 से। बस हो गया। यहाँ देखो, यहाँ आर्गन के 3 आइसोटोप बताए गए हैं। 3 आइसोटोप होते हैं, आर्गन 40, आर्गन 38, आर्गन 36। इसमें सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट होता है वो होता है आर्गन 40, 99.6% एबंडेंस होती है। और सबसे कम एबंडेंट जो होता है वो होता है आर्गन 38 और 0. ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे हम।